फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इनकम टैक्स। कोई भी एक्ट लर्न करने से पहले उसकी जो बेसिक टर्म्स है वो समझना है, बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 uses certain words. So let me start first of all section 2 subsection 9. What is the assessment here? Remember that assessment year always starts from 1st April and ending on 31st March. What is previous year? A year in which income is earned is known the previous year or financial year. Year in which tax is paid, that will be a assessment year. That means next year of the previous year in which return is filed, that is called the assessment year. Friends, previous year will be financial year, that is the 1st April to 31st March, except new business commencing. There will be a uniform previous year. दरेक एंटिटी के लिए नाउ अप्रैल से मार्च का ही प्रीवियस ईयर अलाउड है। बुक्स ऑफ अकाउंट आप फाइनेंशियल ईयर में फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हो, लेकिन फॉर इनकम टैक्स पर्पस you will calculate income from April to March. So there should be a uniform previous year. नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस कमेंसिंग डे से लेके 31st मार्च एंड आफ्टरवर्ड्स 1st April to 31st March. After completing previous year, from the next day April to March will be assessment year. अभी की बात करें, अभी मार्च चल रहा है, 15-16 प्रीवियस ईयर चल रहा है, 15-16 का प्रीवियस ईयर का 16-17 आए ना, वो असेसमेंट ईयर है। एवरी ईयर हैज ए ट्रू कैपेसिटी। अभी जो 15-16 प्रीवियस ईयर है उसका असेसमेंट ईयर 16-17 है, और ये 15-16 जो प्रीवियस ईयर है वो 14-15 14-15 का असेसमेंट ईयर है। हर एक साल है ना, वो प्रीवियस ईयर भी होता है, अर्लियर ईयर का असेसमेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स, जनरली इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्ज्ड इन द असेसमेंट ईयर, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। इन सर्टेन बिजनेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी चार्ज्ड इन द प्रीवियस ईयर ओनली फॉर द टैक्सेबिलिटी, फॉर द रिटर्न ऑफ इनकम। वी cannot wait up to the assessment year, because in such situation assessee will not be traceable in the assessment year. Like first, non-resident from शिपिंग में से इनकम है, नॉन रेजिडेंट को इनकम है, तो वो इनकम पे टैक्स करंट ईयर में आपको भर देना है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है। So income of non-resident from shipping, that is the first exception. Second, person living India either permanently or for the long period of time. कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है तो करंट ईयर में उसको टैक्स भरना है। बॉडीज फॉर्म फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, जो सीजनल बिजनेस होते हैं ना, दिवाली पे जो आप फटाखा और सबका जो सीजनल बिजनेस होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन बॉडी है, उसको करंट ईयर में टैक्स भरना है। Alienate the assets from the business. एओ को ऐसा लगेगा वो बिजनेस में से एसेट निकाल रहा है for the purpose of tax evasion. AO cannot wait up to the assessment year. He will ask the tax during the previous year only. Discontinued business. आपने जिस ईयर में बिजनेस बंद कर दिया है उसी ईयर में आपको टैक्स भर देना है, रिटर्न भर देना है, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना है। 5 exception: non-resident for shipping, permanently living India, short duration business, alienate the assets from business, and discontinue business. Very important question for your exam. Previous year का ही आपको टैक्स भर देना है, रिटर्न भर देना है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है। 231. What is the meaning of the person? Individual यानी नेचुरल ह्यूमन बीइंग।
HUF, Hindu Undivided Family, partnership firm, company, AOP, BOI. What is difference between the AOP and BOI? Element of the concern is only individual. समझ लो ड्राफ्ट एसोसिएशन है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही होगा ऐसा नहीं है, उसमें इंडिविजुअल भी होगा, पार्टनरशिप फर्म भी होगा, कंपनी भी होगा, तो आप उसको AOP बोलोगे। लेकिन एलिमेंट सिर्फ इंडिविजुअल ही होगा तो उसको आप BOI भी बोल सकते हो। तो AOP और BOI। Then local authority like JMC and artificial judicial person, आगे भी कोई कैरेक्टर में नहीं फॉलो होगा तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में फॉलो होगा ही। फ्रेंड्स, सो डेफिनेशन ऑफ द पर्सन इज इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। उसके अलावा कोई है तो वो भी पर्सन में आ जाएगा। फॉर डेफिनेशन ऑफ द पर्सन इज इंक्लूसिव। आफ्टर पर्सन, डेफिनेशन ऑफ द असेसी। हु इज असेसी? असेसी किसको बोलते हैं? सेक्शन 27 prescribes the four categories of the assessee. First category, individual, HF, firm, company, local authority, ... Whether any proceeding is started or not started, but he will be assessee. Second, proceeding has been started by the department. That is the second category. Third category, representative assessee will be a deemed to be assessee. Company का director आएगा deemed to be assessee. फोर्थ कैटेगरी 2001 में और 2011 में और 218 में कहीं पे भी आपने डिफॉल्ट इन इनकम टैक्स किया है, टीडीएस नहीं काटा है, टैक्स नहीं भरा है, तो विल बी असेसी इन डिफॉल्ट। दीज आर द फोर कैटेगरी ऑफ द असेसी। हाउ टू चार्ज द टैक्स ऑन इनकम? कौन से रेट से आपको टैक्स चार्ज करना है? आपको मालूम है एवरी ईयर फरवरी में आपको एनुअल बजट आता है। बजट में आपको एनुअल टैक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। वो टैक्स रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर में अप्लाई होते हैं। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल के दिन असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल यानी फर्स्ट डे के दिन जो रेट इन्फोर्स होता है ना, वही रेट आपको अप्लाई होता है। समझ लो डेप्रिसिएशन का रेट अप टू मार्च 10% था, 1 अप्रैल 15% है, 20 अप्रैल के बाद 20% है, तो 1 अप्रैल का 15% जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना, वो आपको अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, एक्ट एंड रूल बोथ आर डिफरेंट। प्रोसीजरल एस्पेक्ट में क्या होता है, जब रूल आया आफ्टरवर्ड्स कौन से भी ईयर का है लेकिन नया रूल अप्लाई होगा। समझ लो पहले 2D सरल था, बाद में ITR 4 आया, तो 2D 6-7 में वैसे 2D सरल था, लेकिन अभी आप उसका रिटर्न भरोगे तो 2D सरल नहीं चलेगा, ITR 4 चलेगा। जब से नया फॉर्म आ गया तब से पुराना फॉर्म नहीं चलेगा। कौन से ईयर का है वो रिलेवेंट नहीं है। प्रोसीजर में जब आया तब से वेरी सेम डे से अप्लाई होगा, और एक्ट में 1 अप्रैल के दिन जो रूल है ना, वही पूरे असेसमेंट ईयर में आपको एप्लीकेबल होगा। वो आपको याद रखना है। व्हाट इज द इनकम? इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। जनरल एंड नेचुरल मीनिंग जो इनकम का है वो तो इंक्लूड होगा ही। Whether it is a monetary return, it is a periodical return, regular return, कुछ भी आपको रिटर्न मिल रहा है, अर्निंग मिल रहा है, तो आपका वो इनकम माना जाएगा। जनरली इनकम है वो डेफिनेट एंड ब्रॉड सोर्स होता है, रेगुलर सोर्स होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनकम। इनकम में भी हो इन केस, इन काइंड। इन काइंड है तो आपको केस में कन्वर्ट करना पड़ता है। Income is charged on accrual basis. If it is not charged on accrual basis, it must be charged on the receipt basis. Illegal income. Income legal है या income illegal है, डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है। illegal income पे भी आप टैक्स भरो। Disputed title. जब तक टाइटल फाइनल नहीं होता तब तक लेवी है वो पोस्टपोन नहीं होता है, आपको टैक्स भरना पड़ता है। Ultimately recipient will pay the tax. Now relief for reimbursement of expense. आपको जो नॉट ट्रीटेड एज इनकम, आपने कोई एक्सपेंस पे किया है वो आपको वापस कोई देगा तो वो रीइंबर्समेंट है, वो आपका इनकम नहीं है। डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इनकम, आपके हाथ में आएगा, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो एप्लीकेशन ऑफ द इनकम है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ इलियास
Jigal received something. Ilyas and Jigal write some books. At that time, royalty will be received by the Jigal. 50% he will pay to the Ilyas. That will be nothing but diversion of the income. Jigal is liable for his share only. He is not liable for the total income. Application chargeable, diversion not chargeable. Surplus for mutual activities. Friends, म्यूचुअल एक्टिविटी आप जो समझ लो, आप पिकनिक पे जाओगे और कोई एसोसिएशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, अपने मेंबर के लिए ही काम करती है, मेंबर के पास कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करती है, मेंबर के लिए यूज करती है, कुछ बचता है तो मेंबर को वापस कर देती है, वैसी म्यूचुअल एक्टिविटी आर नॉट लायबल। म्यूचुअल एक्टिविटी है वो लायबल टू टैक्स नहीं है। इनकम में भी टेम्पररी, इनकम में भी परमानेंट। टैक्स पे इनकम है, आपका इनकम और किसी ने भर दिया है तो आपके हाथ में आपको जितना मिलेगा वो प्लस किसी ने भरा है वो ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होगा। दरवाजा के लिए कोई इनकम मिला है तो वो एग्जम्प्ट है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन चार्जेबल है। इनकम इंक्लूड द लॉस, लॉस पर है, यानी आपने नेगेटिव इनकम माइनस में इनकम लिखते हो तो लॉस समझना है। डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, करेंसी का डिवैल्यूएशन है तो वो भी टैक्सेबल है। आपने पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, कैपिटल का पेमेंट किया यानी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, इंटरेस्ट का बाइफरकेशन नहीं है। आपने भी नहीं बोला, सामने वाले भी नहीं पूछा, तो डिपार्टमेंट के हाथ में पावर है, वो डिसाइड कर सकता है। डिपार्टमेंट पहले जो मिलेगा उसको इनकम काउंट करेगा और टैक्स आपके पास से मान सकता है। एक ही इनकम दो बार चार्जेबल नहीं होता है। रियल इनकम चार्जेबल होगा, फिक्टिशियस और डीम्ड इनकम चार्जेबल नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में सोर्स था, असेसमेंट ईयर में सोर्स नहीं है, तभी भी असेसमेंट ईयर में वो चार्जेबल होगा। पिन मनी, हस्बैंड ने वाइफ को अपने ओन मनी में से वाइफ को कोई हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, ड्रेस परचेज के लिए कुछ दिया हुआ है तो वो चार्जेबल नहीं है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को अवार्ड मिलेगा तो वो चार्जेबल है। रेवेन्यू रिसीव्स अनलेस इट इज नॉट एग्जाम इट इज चार्जेबल। कैपिटल रिसीव्स अनलेस इट इज नॉट टैक्सेबल इट इज एग्जाम। वॉलंटरी पेमेंट वो चार्जेबल है। मोटर रैली का बिनिंग है वो भी चार्जेबल है। कोई भी इनकम टैक्सेबल है वो डिसाइड करने का बर्डन ऑफ द डिपार्टमेंट पे है और एग्जाम्प्ट है वो असेसी पे है। एक पैसा असेसी को प्रूव करना पड़ता है इन प्रैक्टिकल लाइफ। Meaning of income is very wide, whether it is a profit, gain, dividend, voluntary contribution, perquisite in hands of employee, special allowances, perquisite to the director, city compensatory allowances, any other benefit or perquisite, any sum received, yani insurance profit, capital gain, winning from lottery, employees contribution to PF, key man insurance policy, gift, issue of shares, advance money, सब्सिडी, all things will be the part of the income। सब्सिडी में क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पे किया है, बॉडी कॉर्पोरेट और एजेंसी ने पे किया है और वो एक्चुअल कॉस्ट में से लेस नहीं हुआ है, यानी इट इज नॉट फॉर द डेप्रिसिएबल एसेट, इट इज नॉट फॉर द मशीनरी। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और एक्चुअल कॉस्ट में से वो लेस नहीं हो सकता है, यानी जनरल मिला है आपको, पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं मिला है। ऐसा जनरल सब्सिडी है ना वो आपके हाथ में चार्जेबल है, लेकिन कोई लोकल अथॉरिटी ने सब्सिडी दिया तो, बैंक ने दिया तो वो नॉट चार्जेबल। नाउ जीटीआई, एज पर सेक्शन 40 देयर आर 5 हेड्स: सैलरी, एचपी, हाउस होल्डिंग, एप्लीकेशन, अदर सोर्सेज। टोटल ऑफ 5 हेड विल बी योर जीटीआई और जीटीआई में 80C टू 80U का डिडक्शन लेस करोगे तो टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। फ्रेंड्स, एंड another some important points like rounding off of the income। समझ लो 5 रुपीस और 5 से ज्यादा रुपीस है तब वो राउंडिंग ऑफ करना है, whether it is of the income or tax। 5 or more than 5 and you will rounding of the above। और असेसमेंट में आपको लिमिट तो मालूम है, इंडिविजुअल के लिए 250 है, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख है और सुपर सीनियर है तो 5 लाख है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 इयर्स कंप्लीट हुए तो सीनियर सिटीजन 80 तो सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। पार्टनरशिप फॉर्म डायरेक्टली 30% टैक्स भरना है, कंपनी डायरेक्टली आपको 30% टैक्स भरना है और फॉरेन कंपनी है तो 40% भरना है।
डीडीटी है वो 15% भरना है, और सरचार्ज 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 12% ऑफ इनकम टैक्स, कंपनी है तो 7%, फॉरेन कंपनी है तो 2%, 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो कंपनी और अदर पर्सन के लिए 12%, फॉरेन कंपनी के लिए 5%। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है ना, पहले से इनकम में काउंट ही नहीं होते हैं, डिडक्शन पहले इनकम में काउंट होते हैं, बाद में सेपरेटली जीटीआई में से लेस होते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम में भी मॉडर्नाइजेशन है, कुछ कैपेसिटी इंक्रीज है तो कैपिटल है, डे टू डे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है तो वो रेवेन्यू है। वैसे ही मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलने वाला है तो इट कैन बी ए कैपिटल, और करंट डे में बेनिफिट है तो इट कैन बी ए revenue, may be a circulating capital, may be a fixed capital, received in the hands of recipient, whether it is a capital expenditure or revenue expenditure, not relevant। सामने वाला रेवेन्यू ट्रीट करेगा तभी भी आप कैपिटल ट्रीट कर सकते हो। फर्नीचर का दुकान वाला है तो इनकम तो फर्नीचर का इनकम में बुक करेगा, और जो लेने वाला है वो तो कैपिटल में बुक करेगा। तो पेयर का क्या है, रिसीवेंट का क्या है, देयर इज नो एनी कनेक्शन फॉर दैट। Method of accounting, there are two methods, mercantile and case। मिला या नहीं मिला है लेकिन अब इनकम बुक करो अप्रूवल बेसिस, दैट इज मर्केंटाइल। पे किया या नहीं किया है लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, दैट इज ए मर्केंटाइल। मिलता है तब इनकम, पे करते हो तब एक्सपेंस, दैट इज ए कैश सिस्टम। टू अकाउंट स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल, AS1 and AS2। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ए AS1, disclosure of significant accounting policy। AS2 है, that is the AS5 originally, private item, extraordinary item and change in accounting policy। Amalgamation and demerger, all assets liabilities will be in the hands of new company। new company का 3/4 जो शेयर होल्डिंग है ना वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास आने चाहिए। न्यू कंपनी को बिजनेस कंटिन्यू करने का टारगेट होना चाहिए कि सब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो अमालगमेशन एंड डीमर्जर माना जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस, फ्रेंड्स रिमेंबर दैट tax incidence is based on your residential status। There are 3 types of status: ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident। सबसे पहले वेरियस असेसी के लिए स्टेटस का डिफरेंट रूल है। सबसे पहले इंडिविजुअल पहले बेसिक कंडीशन देखो, दो में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इंडिविजुअल रेसिडेंट माना जाएगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही मस्ट रिसाइड 182 days in India or 60 days during the previous year and 365 days during the 4 preceding previous year of the previous year। दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड होगा तो असेसी है वो रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स सर्टेन एक्सेप्शन, A condition, that is the days of 182 days only applicable, second not applicable। First, Indian citizen leaves India for employment, Indian citizen comes to India for the as a member of the crew of the ship। Third, Indian origin or Indian citizen comes to India for visit purpose only। तो इन 3 सिचुएशन में से 182 days अप्लाई होगा। What is the meaning of Indian origin? Mother or father, paternal or maternal, any grandmother, grandfather, कोई भी maternal or paternal इंडिया में born हुआ है before our independence, undivided इंडिया में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले born हुआ है, हम ऐसा मान पाएंगे कि इंडियन ओरिजिन है। बेसिक कंडीशन आइदर 182 days और 60 plus 365, दो में से एक सेटिस्फाइड होगा तो एडिशनल बोथ कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड, then he will be a OR। फर्स्ट कंडीशन, आउट ऑफ 10 preceding previous year में से 2 ईयर वो रेसिडेंट होना चाहिए। जिस प्रीवियस ईयर में 60 डेज है उससे अगले 10 साल में से 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। जिस प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज है उसके अगले 7 इयर्स में 730 डेज वो यहाँ पे होना चाहिए। यानी 11 प्रीवियस ईयर अगले 7 ईयर में 730, अगले 10 ईयर में कोई भी 2 साल में वो आज होना चाहिए, तभी हम ऐसा मान पाएंगे कि असेसी है सिर्फ आर नहीं लेकिन आर एंड ओआर भी है, आर एंड ओआर भी है। फ्रेंड्स ये बात हुई इंडिविजुअल की।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए ओआर का जो स्टेटस है वो है, उसके अलावा किसी को ओआर का स्टेटस ही नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 3 स्टेटस है, ओआर, सिर्फ आर एंड एनआर। तो एचयूएफ के लिए पहले आर डिसाइड करो। आर के लिए थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो वो आर है, पूरा कंट्रोल बाहर से हो रहा है बिजनेस का तो वो एनआर है। यानी पार्टली ऑल, होली फ्रॉम इंडिया देन आर, होली आउटसाइड इंडिया देन एनआर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया यानी हेडशिप और डिसीजन मेकिंग इंडिया में है। सिंगल डिसीजन फ्रॉम इंडिया है तो वो आर माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एनआर पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया। आर एनआर डिसाइड करने के बाद ओआर के लिए कर्ता का स्टेटस देखो। कर्ता ओआर है तो एचयूएफ ओआर, कर्ता ओआर नहीं है तो एचयूएफ ओआर नहीं है। आर के लिए कर्ता का स्टेटस मत देखो। आर के लिए ऐसा हो सकता है कि कर्ता एनआर है तभी भी एचयूएफ है वो आर हो सकता है। सिर्फ ओआर के लिए कर्ता का स्टेटस देखना है। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में भी इज लाइक एचयूएफ होली फ्रॉम आउटसाइड देन एनआर, बाकी आर। इंडियन कंपनी ऑलवेज आर, फॉरेन कंपनी होली फ्रॉम इंडिया देन आर, थोड़ा भी आउटसाइड इंडिया है तो एनआर आपको मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आर ओआर एनआर डिसाइड करने के बाद आपको समझना है इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। इनकम अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। Then Indian income chargeable to all, whether OR, R or NR. Indian income chargeable to all, accrued in India, deemed to be accrued in India, received in India, deemed to be received in India. Friends, लेकिन accrued outside है, received outside है, business corporation control manage from India है, तो first two यानी OR and only R दोनों में chargeable होगा। Friends, ओआर के लिए होल वर्ल्ड का इनकम चार्जेबल है, लेकिन सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन आउटसाइड इंडिया अक्रूड है, आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड है, तो वो सिर्फ ओआर में चार्जेबल होगा, आर एंड एनआर में चार्जेबल नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरी के लिए कंट्रोल देखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के लिए कंट्रोल देखते हैं, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो फर्स्ट टू। उसके अलावा ओनली इन केस ऑफ ओआर नॉट चार्जेबल टू द आर एंड एनआर। फ्रेंड्स, व्हाट इज अक्रूड? बिजनेस प्लेस कहाँ है, प्रॉपर्टी कहाँ पे पड़ा है, वो अक्रूड है। व्हाट इज द रिसीव्ड? आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ कि आपको मिला है, वो रिसीव्ड ही होगा। ऐसे डायरेक्टली रिसीव्ड है, आपका डीडीएस अकाउंट में डाला है तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड भी है, तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड भी चलेगा। लेकिन फिर डीम्ड टू बी अक्रूड भी चलेगा। सर, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तब ऐसा मान सकते हो कि डीम्ड टू बी अक्रूड है। बिजनेस कनेक्शन यानी ब्रांच इंडिया है, सब्सिडियरी इंडिया है, गुड्स यहाँ से परचेस करते हो, फैक्ट्री इंडिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो इंडिया है, तो कनेक्शन इन इंडिया है, बट डीम्ड टू बी अक्रूड चार्जेबल टू ऑल। लेकिन ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया है तो पार्टली फ्रॉम इंडिया, पार्टली फ्रॉम आउटसाइड है, जितना इंडिया में से उतना ही चार्जेबल होगा। एक्सपोर्ट के लिए परचेस है तो चार्जेबल नहीं है, कस्टम लेवेबल होगा। सिनेमाटोग्राफ है तो, शूटिंग है तो थोड़ा पोर्शन यहाँ से, बाकी सब नॉन रेसिडेंट है, डायरेक्टर एंड एक्टर्स एंड ऑल द पर्संस, एंड डीम्ड टू बी अक्रूड यहाँ से नहीं होगा। मैनेजमेंट एक्टिविटी फंड, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ फंड मैनेजमेंट करती है यहाँ से, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया है। तो पहले दिया था कि डीम्ड टू बी अक्रूड है, ब्रांच है, फैक्ट्री है, सब्सिडियरी है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है। बाद में दिया डीम्ड टू बी अक्रूड नहीं है, पूरा एक्टिविटी यहाँ से नहीं हैंडल होता है। एक्सपोर्ट के लिए परचेस किया, न्यूज एंड व्यूज है, सिनेमा है और मैनेजिंग द एक्टिविटी है, तो वो नॉट डीम्ड टू बी अक्रूड। फिर प्रॉपर्टी जहाँ पे पड़ा है ना वहाँ पे अक्रूड माना जाएगा। शेयर कौन से कंपनी के ना अकॉर्डिंगली अक्रूड माना जाएगा। पेयर ऑफ द सैलरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बेसिक सैलरी चार्ज है, अलाउंसेस फॉर नॉट। डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस। फ्रेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस में पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, and received from government of India is deemed to be accrued in India. Second, received from a resident person है, resident person है, outside India business purpose है ना, तो not deemed to be accrued. Outside purpose, any other purpose, outside India any purpose है, or in India any purpose है, तो deemed to be accrued in India.
इन तो याद होगा आउटसाइड इंडिया बिजनेस पर्पस नॉट अक्रूड फॉर रेसिडेंट and received by non-resident, then business in India is not deemed to be accrued. Other purpose in India, non-resident, not accrued. Outside India, any purpose, not accrued. Accrued है तो chargeable है, not accrued है तो chargeable नहीं है. In short, business in India for non-resident, accrued in India, and for resident outside India for business, then not accrued. In other purpose, it is accrued. सेम इंटरेस्ट वारंटी को अप्लाई होगा. फ्रेंड एग्जाम्पशंस तो जनरली रिस्पेक्टिव हेड में आ जाते हैं, लेकिन सर्टेन स्पेसिफिक एग्जाम्पशन देखेंगे हम तो 1010D में जो LIC की स्पेसिफाइड स्कीम्स है वो आपको एग्जाम मिलता है. राइट, मैच्योर HUF का शेयर है वो मेंबर को एग्जाम, पार्टनरशिप का शेयर है वो मेंबर को एग्जाम, एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन पर्पस है तो एग्जाम, पार्लियामेंट के मेंबर का डेली अलाउंस है वो एग्जाम, ICII यदि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का इनकम है वो एग्जाम, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय फंड है दैट विल बी एग्जाम, इनकम फ्रॉम नेशनल फंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल वो भी एग्जाम होता है 1023C में. वेंचर कैपिटल कंपनीज है उसका डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम एग्जाम. रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, फ्रेंड्स रिमेंबर दैट कोई एजेड पर्सन है उसके बाद मकान है लिक्विडिटी नहीं है तो वो मकान है वो बैंक को मॉर्गेज देगा, बैंक उसको रेगुलरली मंथली जब ये शगन जब तक जिएगा तब तक उसको इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा. वो मर जाने के बाद उसका असेसी और बैंक वो प्रॉपर्टी बेच देगा, उसमें अपने को रखना है अपना रख के उसको लीगल हेड को दे देगा. प्रॉपर्टी बुढ़े की है वो बैंक को दे देगा, बैंक उसको इंस्टॉलमेंट पे करेगा, बुढ़ा मर जाएगा, बाद में वो प्रॉपर्टी बैंक बेच के एक्सेस है उसका लीगल हेड को दे देगा, अपना इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट वो सब रिकवर कर लेगा. चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी का प्रॉफिट अलाउंस है वो एग्जाम है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का इंटरेस्ट भी है वो एग्जाम है. फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच.